स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 36 डेली प्री क्विज के आंसर्स एवं उनके साथ देखेंगे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पहले हमारे ऑप्शन में दिया तमिलनाडु, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है। इसके तहत क्या होगा कि जो कैबिनेट में है उसकी कार्यवाही कागज रहित की जाएगी, मतलब कागज में नहीं की जाएगी, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ही की जाएगी। तो ये हमारा होता है पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो पहला है जयपुर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है चेन्नई और चौथा दिया गया है कानपुर। इनमें से कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कानपुर। कानपुर में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह कानपुर के रमईपुर गांव में ये लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारा होता है दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा दिया गया है नई दिल्ली और चौथा हमारा दिया गया है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ना। तो ये हमारा होता है तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, हमारा पहला जो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, दूसरा दिया गया है भारत, तीसरा दिया गया है पाकिस्तान और चौथा हमारा दिया गया अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का हत्फ भी नाम है, हत्फ 7 भी इसे नाम दिया गया है ना। तो ये कैसी मिसाइल है, ये है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये हमारा होता है चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न जैसा कि पूछा गया है कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा जी को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। यह फिल्म बजरंगी भाई में एक बच्ची का किरदार निभाती हैं बजरंगी भाईजान फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा। तो उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये हमारा होता है पांचवा प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार के शिक्षा मंडल द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है। तो पहला हमारा दिया गया यूएनडीपी, दूसरा यूएन वुमेन, तीसरा यूनेस्को और चौथा दिया गया यूनिसेफ। तो किस संस्था के सहयोग से किया गया। तो हमारा सही ऑप्शन है यूनिसेफ जो संस्था है उसके सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये हमारा होता है। इसमें जो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है ये 11 से 14 वर्ष तक की बच्चियां जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको फिर से स्कूल में लाना इसका उद्देश्य है। उनको स्कूल में फिर से लाना है और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना इसका उद्देश्य है। किशोरियों को वापस स्कूल में लाने के लिए ये उत्सव चलाया गया था। यह यूनिसेफ के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी इसे चलाया गया था, मतलब इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर पांचवा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा दो बार रिपीट हो गया है तो इसमें आप नंबर में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये छठवां प्रश्न था
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ना? फियरलेस गवर्नेंस, तो पहला ऑप्शन है सुभाष गर्ग, दूसरा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, तीसरा दिया गया है किरण बेदी, चौथा दिया गया है जे साई दीपक। जे साई दीपक, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है किरण बेदी। किरण बेदी द्वारा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी गई है ना? जो किरण बेदी है वो वर्तमान में पुदुचेरी की उपराज्यपाल है। पांडिचेरी की क्या है? उपराज्यपाल है। वह पहली आईपीएस अधिकारी भी थी। वह पहली आईपीएस अधिकारी भी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो 8वां प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो इसका हमारा सही ऑप्शन पहला नंबर है कि जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसकी 2022 में थीम थी। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 8वां। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में यह स्थित है और इसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में इसे शामिल किया गया। अब अगला प्रश्न ये पूछ लेता है कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो इन सबको मिलाकर के भारत में रामसर साइटों की संख्या 49 हो गई है। 49 हो गई है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 49, ये हमारा सही आंसर होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हाल ही में इनमें से किस शहर में पहली बार ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन पहली बार कहाँ किया गया है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दिया गया है देहरादून। तो हमारा सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होता है ए नंबर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब इंडिया ओपन 2022 में किसने जीता है? ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जी ने ये जीता है। 20 वर्षीय लक्ष्य सेन जो है वो इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री बने हैं, है ना। इसके पहले अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन थी, भारतीय मूल की, लेकिन उनके स्थान पर कोई अन्य आकर बना है, मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। तो उनका नाम क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन है ओलिवर गॉरिंचस। ये जो हैं वो मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं IMF के, गीता गोपीनाथन के स्थान पर। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 13। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर कि इनमें से कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? वो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर गई थी, वो कौन सी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? तो ये हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है गीता चोपड़ा, दूसरा दिया गया है अंजलि समोता और तीसरा दिया गया है हरप्रीत चंडी और चौथा दिया गया है पूजा खंडेवाल। तो इसमें से कौन है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? तो हमारा सही ऑप्शन है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है वो 32 वर्षीय हैं और ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के सिख सैन्य अधिकारी हैं, है ना। तो वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बन गई है? कागज रहित अदालत कौन सी बन गई? अभी हमने जो पहले प्रश्न पर देखा था ई कैबिनेट
ई कैबिनेट कौन से राज्य में लागू की गई ई कैबिनेट प्रणाली, तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य था। अब हम 15वें प्रश्न पे देख रहे हैं कि पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है। तो हमारा पहला है दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा है राजस्थान हाई कोर्ट, तीसरा है गुजरात, चौथा है केरल हाई कोर्ट। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है भारत की पहली कागज रहित अदालत बन गई है और इसमें जो फाइल होती है और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में सेव करके रखा गया है ना। ये न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा आगे आने वाले समय में। तो ये हमारा होता है 15वां नंबर प्रश्न। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो कौन है? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है नमिता गोखले। नमिता गोखले जी को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उनकी जो रचना है, नमिता गोखले की जो रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए मिला है। आप उनका नाम याद रखेंगे कि उनका नाम क्या है, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जी को उनका जो नाटक है सम्राट अशोक के लिए उन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए, हिंदी भाषा में, है ना। इसी प्रकार पंजाबी भाषा के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सुनला दा शांडला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 16वां। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला है मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा है गांधीनगर गुजरात, तीसरा दिया गया चंडीगढ़, चौथा दिया गया कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ किया क्या जाएगा, यहाँ कुशल प्रतिभाएं, मतलब कि वित्तीय क्षेत्र में कुशल लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ सिखाया जाएगा कि कैसे वित्तीय कार्य करते हैं, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित कराया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है ना। किस संगठन ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है? तो इसका सही ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया है कि डारलोंग कम्युनिटी, है ना, डारलोंग कम्युनिटी जो सुर्खियों में है वो किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है? डारलोंग समुदाय वो किस राज्य से संबंधित है? तो डारलोंग समुदाय को हाल ही में लोकसभा में एसटी का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा जो त्रिपुरा राज्य है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य की दारलोंग कम्युनिटी जो है, दारलोंग समुदाय जो है, उसे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति देने का दर्जा देने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया था, केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि उसे एसटी का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 19। हम चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न जो पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस शहर में
विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। विप्लवी भारत गैलरी ये क्या है? ये है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल जो क्रांतिकारी है ना, उस टाइम पे जो घटनाएं हो रही थी, क्रांतिकारियों का जो शौर्य था, वो कैसे लड़े, कैसे हमारी स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा, ये सबको शो करने के लिए, ये सबको दिखाने के लिए, इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ये किस राज्य कहाँ किया गया है? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है कोलकाता। कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। तो जो 23 मार्च को शहीद दिवस था, उस दिन शहीद दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये हमारे होते हैं आज के प्रश्न, आज के हमारे होते हैं सभी प्रश्न। अब हम चलते हैं जो आपके लिए प्रश्न है कि जो आपसे पूछा जाता है प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना होता है, वो प्रश्न पर हम चलते हैं। तो हमने जो आपसे सवाल पूछा है कि भारत सरकार ने भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? भारत सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? भारत ने ऐसा कौन से लक्ष्य रखा है, किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? हमारा जो ऑप्शन है 2025, पहला दिया गया 2025, 2022, 2035 और 2030। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आपको इसका टेस्ट लगाना है तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी टेस्ट लाइन से मिल जाएंगे, और उसके डिस्कशन आपको यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा। और अगर आप 1 दिन बाद लगाते हैं, 2 दिन बाद लगाते हैं टेस्ट, तो आपको डिस्कशन उसी टेस्ट में मिल जाएगा। पूरा टेस्ट लगाने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर मिल जाएंगे। तो ये हमारा होता है। अब जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आप जान लीजिए कि हाल ही में कल जो प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है रूस। रूस जो है वो परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये हमारा होता है कल का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।